प्यारे विद्यार्थियों, देखिए वैसे हम आपको ध्वनि का पाठ पढ़ा चुके हैं बड़े विस्तार से, लेकिन आप आज कह रहे हैं ध्वनि के बारे में मोटी मोटी बातें। मैं आपको चलिए बताता हूं। सबसे पहले ध्वनि कहते किसको है। अब आप आम बात तो वैसे कहेंगे कि जो भी कुछ हमें सुनाई दे रहा है वो ध्वनि है, कहीं शोर बज रहा है वो ध्वनि है, पक्षी बोल रहे हैं वो ध्वनि है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की एक परिभाषा अपनी होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए, ध्वनि विज्ञान की भाषा में ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा हम आपको बता चुके हैं, किसी कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के बारे में हम ये भी बता चुके हैं कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। अब ध्वनि की परिभाषा के बाद आपको आना चाहिए कि ये ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो देखिए, ध्वनि के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आपका कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ये ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ध्वनि की ठोस में सबसे ज्यादा गति होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैसों में सबसे कम होती है। वैसे मैं आपको बताता हूं, बता भी चुके हैं हम, वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये विभिन्न माध्यम में इसकी गति अलग अलग होती है। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? सबसे पहली बात आती है कि ये उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए, ये होती है आपकी कंपन के द्वारा उत्पन्न। अब कंपन किसको कहते हैं? कंपन, आप कोई भी मेज में कोई पत्ती रख दीजिए और इस पत्ती को हिला के नीचे या ऊपर करके छोड़ दीजिए तो ये इस प्रकार से गति करने लगेगी। इसी को कंपन कहते हैं। अब इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं। देखिए, वैसे आपको बता चुके हैं हम, तरंगें दो प्रकार की होती है, लेकिन ध्वनि में कौन सी तरंगें होती है? देखिए, मैं आपको पहले तरंग बताता हूं। एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ।
प्रकार से जब इसको खींच कर छोड़ेंगे तो ये कहीं पर मिली हुई होगी, कहीं पर कुछ स्थान ज्यादा होगा, फिर मिली हुई होगी, फिर स्थान ज्यादा होगा, आप इसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो इसमें कण आगे पीछे गति करते हैं। क्या करते हैं? आगे पीछे गति करते हैं। इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कण आगे पीछे गति करते हैं। अब आगे पीछे ही गति करते हैं, ये नहीं कि कण आगे बढ़ जाते हैं और कण आगे बढ़ करके आपकी ध्वनि उत्पन्न होते, नहीं, वहीं आपके कण आगे पीछे इसी प्रकार से गति करते रहते हैं। इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग को भी मैं बताता चलूं। यहां पर अनुप्रस्थ तरंग देखिए, अनुप्रस्थ तरंग आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक रस्सी ले लीजिए, एक भैया एक छोर उसका पकड़ ले, दूसरा छोर दूसरा भैया पकड़ ले और उसको हिलाएं तो उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। यानी कि जिसमें कण ऊपर नीचे गति करते हैं, कण ऊपर नीचे गति करते हैं। ऊपर नीचे गति करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, कहीं आप तालाब में जाकर के किसी पत्थर को डालिए, तो जब पत्थर डालोगे आप जिस जगह, तो वहीं पर वो इस प्रकार से गोल घेरा सा बनेगा और ये आपकी तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी और वो किनारे तक पहुंच जाएंगी, ऊपर नीचे आपको होती दिखेंगी। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गति करती है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा आपने रख ली कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे कानों में श्रवण के प्रति संवेदना उत्पन्न करती है। श्रवण कहते हैं सुनने को, सुनने के लिए संवेदना पैदा करती है। इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। विभिन्न माध्यमों में इसकी गति अलग अलग होती है। वायु में जो मैंने अभी आपको बताया था 340 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी गति होती है वायु के अंदर। अब कंपन के द्वारा ये आगे बढ़ते कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। अभी हम ने बताया था कि भाई आपने पत्ती छोड़ दी हिला करके तो वो कंपन करने लगती है, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ये आपकी यहां से कंपन हो रहा, कंपन आप इसको गले को बीच दीजिए, फिर नहीं बोल पाएंगे आप। तो क्लियर हो गया। अब ये ध्वनि एक होती है कर्कश ध्वनि, एक होती है सुस्वर ध्वनि। सुस्वर ध्वनि एक उच्च तारतम्य वाली ध्वनि होती है, जैसे वीणा की या कोयल की जो आवाज होती है वो सुस्वर ध्वनि। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो आपके कर्ण यानी कानों को प्रिय लगे उसे सुस्वर ध्वनि कहते हैं। आपको मोटी मोटी बातें तो हर वक्त याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल की तो बात अलग है। तो ये हो गया सुस्वर ध्वनि। अब जो प्रिय नहीं लगती वो होती है कर्कश ध्वनि। कर्कश ध्वनि। अब इसी में आती है एक पृथ्वी ध्वनि। यानी पृथ्वी ध्वनि जब आप किसी हॉल के अंदर या पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोलते
सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। कोई नई बात नहीं है। तो आपने ध्वनि की परिभाषा देख ली, सुस्वर ध्वनि, कर्कश ध्वनि देख लिया। इसके लिए माध्यम होना अनिवार्य है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। कंपन के द्वारा ये ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कंपन कैसे वस्तु करती है, किस प्रकार से करती है? अब कंपन जो आता है यानी वो दोलन, इस प्रकार से आप यहां कील काट दीजिए और इस पर कोई धागे से गोली, कांच की या किसी भी प्रकार की गेंद बांध के लटका दीजिए और इसको इस तरह हिला के छोड़िएगा या इस तरह हिला के छोड़िएगा तो ये इस प्रकार से गति करने लगता है। ये आपका सरल लोलक होता है और इसके इधर उधर गति करने को हम दोलन गति कहते हैं, याद रखना। और दोलन गति में ये यहां से यहां तक या यहां से यहां तक इसका जो है आया, ये कहते हैं इसको, अरे इसको कहते हैं आयाम, आयाम कहते हैं। अब प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को कहते हैं हम आवृत्ति, यानी कि एक सेकंड में वो कितने दोलन करती है, एक सेकंड में कितने दोलन करती है। कितने दोलन करती है। तो आवृत्ति की जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं और इसको इधर उधर गति करने को हम दोलन गति कहते हैं। और इसको हम एक और जितनी अधिक दूरी तक ले जाते हैं इसका आयाम कहलाता है। और एक दोलन पूरा होने में देखिए आपने इस वस्तु को यहां तक ले जाकर के छोड़ा तो यहां से छोड़ने के पश्चात आप इतनी दूरी पर ये इधर जाएगी वस्तु और फिर यहां आएगी तो यहां पर आपका एक दोलन होगा। और इस दोलन में को करने में जितना वो समय लेती है वस्तु उसको हम उसका बोलते हैं आवर्तकाल। हम बता चुके हैं आपको, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, यानी एक दोलन करने में वस्तु जितना समय लेती है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए आवृत्ति हो गई, प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक देखिए, आपको मोटी मोटी बातें सभी याद होनी चाहिए। वैसे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब हर्ट्ज क्या चीज है? देखिए हर्ट्ज है एक कंपन। अब हम कितने कंपन यानी कि कितने हर्ट्ज की आवाज को सुन सकते हैं, तो देखिए आपकी किताबों में भी लिखा है और हमने बताया भी है। आप 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आप ध्वनि सुन सकते हैं। अब कुछ जंतु इससे कम हर्ट्ज की भी ध्वनि सुन लेते हैं और कुछ पक्षी इससे ज्यादा हर्ट्ज की भी ध्वनि सुन लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक गैंडा जिसको आप रेनोसॉर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपके 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। बहुत कम आवाज निकाल के वो मीटिंग कर सकते हैं। तो गैंडे की जो बात आई वो गैंडा इतनी कम
उसमें आप डॉल्फिन याद कर लीजिए, डॉल्फिन और चमगादड़। अब देखिए ये नहीं कि ये दो ही हैं, बहुत होते हैं। मैंने आपको जो भी ध्यान आया मैंने आपको बता दिया। ये आपके 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा जो उत्पन्न होता है उस ध्वनि को ये सुन लेते हैं। और चमगादड़ में विशेषता होती है कि उड़ते उड़ते वो अपने लक्ष्य को देख लेती है कि मेरे से दीवार कितनी दूर है या अवरोध कितनी दूर है, वो उसके द्वारा पता लगा लेते हैं, तरंगों के द्वारा, कि कितनी दूरी पर अवरोध है, जिससे वो अपना रास्ता वहां से बदल लेती है। तो ये हर्ट्ज मैंने बता दिया, ध्वनि की परिभाषा मैंने बता दी। इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है, ये मैंने आपको बता दिया। वायु में इसकी कितनी गति होती है, बार बार आपको ध्यान दिला रहा हूं, 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति क्या होती है? कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन कर लेती है वो उसकी आवृत्ति होती है, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन लेते हैं। कुछ पशु पक्षी इससे कम अथवा इससे ज्यादा की हर्ट्ज की भी ध्वनि सुन लेते हैं। सभी बात इसके लिए माध्यम होना आवश्यक है, और सभी माध्यम में ध्वनि की गति अलग अलग होती है। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन उसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में होकर भी चल सकता है। ये आपका थोड़ा सा अंतर है। और ऊर्जा के लिए मैंने बता दिया, ना ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ये केवल एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। तो अब यदि किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। ये मोटी मोटी बात मैंने बताई, वैसे मैंने आपको पाठ बहुत अच्छे तरीके से बताया है। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपने वीडियो बनाई है, उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। वैसे मैंने कोई भी चीज छोड़ी थी, मोटी मोटी चीज तो इसी प्रकार से याद होती हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।